नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते 8 दिनों से चल रही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों के वेतन को काटने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि आज ही हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात की थी। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी कह रही है कि कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% डीए बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि। तो आपने सुना कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। मुख्य सचिव से आज ही कर्मचारी नेता मिले थे। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पर हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि बीजेपी का क्या इस पर रुख है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं है और ये फैसला वापस लिया जाना चाहिए। आज ही मुख्य सचिव से मुलाकात की थी कर्मचारियों के नेताओं ने, लेकिन बात नहीं बन पाई। दरअसल मुख्यमंत्री भी बार बार ये कह चुके हैं कि 6% हमने बढ़ा दिया है डीए और अब ऐसे में इनकी मांगे जो है उसको आगे ज़रूर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर अमल करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया था साफ कि वो अपना काम कर रहे हैं तो हम भी अपना, सरकार भी अपना काम करेगी। और सरकार ने पहले बातचीत का रास्ता भी अपनाया, बातचीत से हल नहीं निकला। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ बात नहीं बन पाई। इसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इनका वेतन काटा जाएगा। का नया आदेश कर्मचारियों के हड़ताल को तोड़ने का प्रयास है और जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है कि फूट डालो राज करो। आज लगभग प्रदेश के 70% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अन्य राज्यों की तरह उनकी मांगों को पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए नए आदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब आंदोलन में नहीं है उनका अवकाश स्वीकृत करके उनका भुगतान कर दिया जाए, बाकी लोगों का अवकाश भुगतान स्वीकृत न करके उनके पैसों को काटा जाए, उचित कार्यवाही किया जाए। यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस का है फूट डालो राज करो, कर्मचारियों की ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ ले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को समझ लें कि न तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो नीति भारत में सफल हुई और न ही कांग्रेस सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फूट डालो राज करो नीति। तो बीजेपी का आपने प्रतिक्रिया सुन ली, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 8 दिन से जनता परेशान हो रही है, कामकाज प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में तीजा मनाने के लिए मायके जाने की परंपरा है, लेकिन इस बार इन महिलाओं की तीजा न तो ससुराल में होगी न मायके में मनाई जाएगी, बल्कि धरना स्थल पर यह तीजा का पर्व महिलाएं मनाएंगी। दरअसल प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारी 8 दिनों से डीए और एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं। महिलाओं ने इस बार तीजा पर्व धरना स्थल पर ही मनाने का फैसला लिया है। हम लोग यहाँ पर तीजे के मौके में बैठे हुए हैं और अभी हम लोगों ने एक नारा दिया है, मैके में रहो या ससुराल में, तीजा मनाएंगे हड़ताल में। तो हम लोग हड़ताल में तीजा मनाएंगे और काका जी से उम्मीद है कि तीजे में तिजहारी इन लोगों को सब लोग साड़ी और कपड़ा भेंट करते हैं, हम लोग को डीए और एचआरए भेंट कर दें। हम पिछले 8 दिवस से इस कार्यस्थल मतलब धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हमारी जो जायज़ मांगे हैं खास तौर पे 2 हैं, है ना। एक तो हमको एचआर और दूसरा डीए, है ना। डीए ये इसलिए हमको देना पड़ेगा क्योंकि आप पिछले 2 वर्षों से हमारा डीए रोक के रखे हैं। मैं क्यों ना अपने मैके में ही अपना उपस्थिति दिलाऊं। आज मैं रायपुर जिले में अपना उपस्थिति दिला रही हूँ। शासन से हम यही मांग रहे हैं कि भैया जी या पिताजी या चाचा जी, जो भी कहूँ मैं, हमारे भूपेश काका जी को, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि हमको पारितोषिक के रूप में हम जो मांगे रखे हैं 12% की मांगे हैं, हमें वो दे दें। और हम जो आरएचए का मांग रखे हैं हमने, अब वो हमारा मांग नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 8 दिनों से आंदोलन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन की खासियत यही है
कि इस बार जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं जो रहेंगी तीज पर्व में, वो अपने मायके नहीं जाएंगी। और देख लीजिए बड़ी संख्या में महिलाएं इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने रोज आती हैं और इन्होंने खास तौर पर ऐलान किया है और एक नारा भी दिया है कि चाहे मायके में रहें या ससुराल में, तीजा मनाएंगे हड़ताल में। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है और इन्होंने कह दिया है कि ये जो तीज पर्व है उस पर मायके नहीं जाएंगी और यहीं पर जो धरना प्रदर्शन है उसमें शामिल होगी। ये 2 सूत्री इनकी मांग है, वो मांगे पूरी नहीं हो रही है। 8 दिनों तक लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गतिरोध खत्म नहीं होने की वजह से अभी भी आंदोलन है वो जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। खबर कोरबा से है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 8वें दिन भी यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर जारी है। कर्मचारियों ने तानसेन चौक से कोसाबाड़ी चौक तक मानव श्रृंखला बनाई और विरोध प्रदर्शन किया। जी हम लोग सर, हमारी विशेष 2 मांगे हैं। डीए जैसे कि महंगाई भत्ता है और एचआरए है, जो गृह भाड़ा भत्ता है, जो सर दे तिथि से हमको चाहिए। और आज तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको 22 से 28% अभी हुआ है, जबकि बाकी जगह 34% है सर। तो हम लोग भी उसी लिए आज सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जो बाकी राज्य में है और जो केंद्र के समान है महंगाई भत्ता, वो सर हमको देने की वो कष्ट करें सर। और 34% महंगाई भत्ता जो हमारी सरकार हमें नहीं दे रही है, ये भारत में सभी राज्यों में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं मिल रहा है। तो आज उसी के विरोध में हम सब, उसकी मांग के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। वहीं दुर्ग में बीजेपी नेता सरोज पांडे ने हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन दिया और धरना स्थल पहुंचकर महिला कर्मचारियों को तीजा पर्व की बधाई दी और महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया। इस मुद्दे पर राजनीति न करने की गुजारिश भी वे लोगों से करते हैं। हम सब महिला कर्मचारियों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से कर्मचारी साथियों से जो ये भेंट प्रतीत हुई है और हम हमारी जो महिला कर्मचारी उनको भेंट स्वरूप जो सरकार के द्वारा हम कर्मचारी साथियों के रेल यात्रियों पर एक और मार पड़ गई है। रेलवे ने नागपुर मंडल की 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 30 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर दरअसल काम चलने का हवाला दिया गया है और इसकी वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, यह बताया गया है। अब जाहिर सी बात है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़नी ही हैं। और वहीं बिलासपुर रेल मंडल में रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रद्द हुई 68 ट्रेनों में से 43 ट्रेनें आज से फिर से पटरी पर आ गई हैं। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया। आपको बता दें कि 21 से लेकर 30 अगस्त तक 68 ट्रेनों को रद्द किया गया था। हिमगिरी स्टेशन पर चल रहे इंटरलॉकिंग के काम के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई थी, ऐसा बताया गया। पटरियों का काम पूरा होने पर कुछ ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई। कि हिमगिरी स्टेशन में 4th लाइन की कनेक्टिविटी के कारण एनआई का कार्य चल रहा था, जिसके कारण कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई थी और इन ट्रेनों में मैक्सिमम ट्रेनें रिज्यूम हो गई हैं आज। और जो सप्ताही ट्रेनें हैं, कुछ ट्रेनें बची हुई, 31 तक सारी ट्रेनें रिज्यूम हो जाएंगी। देखिए, आधारभूत संरचना का जब कार्य होता है तो निश्चित तौर पर ट्रेनें प्रभावित होती है और जब भी इस तरह का कुछ होता है तो इन्फॉर्म पहले किया जाएगा और ये सारा रेल मंत्रालय के अप्रूवल के बाद ही ये सब होगा कार्य। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि आज से करीब 43 ट्रेनों को रिज्यूम किया जा रहा है। बता दें कि 20 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच में हिमगिरी स्टेशन के आसपास इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा करीब 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। और इतनी बड़ी लंबे संख्या में ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही थी। त्यौहार के मद्देनज़र इस तरह के रद्द किए जाने से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे। लेकिन अब रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि 1 दिन के अंदर गणेश पर्व है और इसके अलावा फिर दशहरे का भी पर्व आ रहा है। ऐसे में रेल यात्रियों को राहत देने के लिए ट्रेनों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, यानी फिर से ट्रेनें जो है वो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी और रेल यात्री जो है यात्रा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रेलवे ये भी कह रहा है कि चूँकि 2023 तक
संरचना के कामों को पूरा किया जाना है, इसलिए समय समय पर जहाँ ज़रूरत होगी इंटरलॉकिंग के काम जो है वो किए जाएंगे और ऐसे में ट्रेनों को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल राहत भरी खबर यही है, इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेनों को रद्द किया गया था, एक बार फिर से वही जो है शुरू किया जा रहा है कि 43 ट्रेनों को आज से शुरू किया गया है और आने वाले 1-2 दिनों में जो साप्ताहिक ट्रेनें हैं या दूसरे डिवीजन से होकर के ट्रेनें चलती हैं उन्हें भी शुरू कर दिया जाएगा। कोरिया जिले के रमदा जलप्रपात में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के एक ही परिवार के 7 लोग यहां घूमने आए थे, जलप्रपात में समा गए थे। सेल्फी लेने के चक्कर में ये सब हुआ। एक कर परिवार के सभी सदस्य पानी में बह गए। एक युवती जो है उसकी जान बचाई जा सकी है, बाकी 6 लोगों की इसमें मौत हो गई डूबने से। अंबिकापुर के मैनपाट इलाके में बहने वाली घुनघट्टा नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे एक महिला फंस गई थी और 2 घंटे तक महिला फंसी रही। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और रस्सी के सहारे इस महिला का रेस्क्यू किया गया और उसे सकुशल बाहर निकाल दिया गया। एकदम बकायदे काम लंबा लंबा खाड़ वहाँ यहाँ 3-4 नदी के बीचों बीच में फंसी हुई। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक के पास ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया, क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने का झांसा देकर चपत लगाई। अकाउंट से 1,93,000 रुपए का चूना लगाया गया। जब पीड़ित के समझ में आया, उसके होश उड़ गए। शिकायत लेकर थाने पहुंचा। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा में स्कूली छात्रों ने अपने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला जांजगीर के स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल का। यहां के छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्राचार्य को हटाने की मांग की। प्राचार्य पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए। शिकायत पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य को हटाने के निर्देश दे दिए। शिक्षा को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसका लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। सुकमा के पोटा केबिन की शिकायत लेकर छात्र कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की, समस्याओं को बताया। उनका कहना है कि पोटा केबिन में शिक्षक आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, सामग्री भी नहीं दी जाती, पूरा सामान अपने घर लेकर ये लोग चले जाते हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकार इन पर खर्च करती है और बड़ी रकम देती है। छात्रों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। हम लोगों ने मतलब पुराने जो अधीक्षक थे ना सर, वही लोग सही है सर। अभी के जो अधीक्षक है ना सर, वो थोड़ा हम लोग को अच्छे सुविधा नहीं करवा रहे। महीना में सब उनसा से नहीं मिलता है सर, एक मिलता है। पहले हम लोग को जेन सर 4 दे रहे थे सर, अभी क्यों नहीं मिलता सर ऐसा? और सप्ताह में हम लोग को अंडा खिलाते थे, अभी अंडा भी नहीं मिलता है। और महीना में चिकन भी खिलाते, चिकन भी नहीं मिलता है सर। खबर सूरजपुर से। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर जागरूकता रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक किया और लोगों को संदेश दिया। प्रस्तुतियों ने राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित किया और देश प्रेम की भावना से ये प्रस्तुतियां उनके प्रेरित की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो दौर, 19वीं शताब्दी का वो दौर, जब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के उन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और 300 साल। खबर कोरबा से। इराताखार इलाके में मुख्य मार्ग पर 500 रुपए के कई नोट बिखरे देखे गए। जिसने नोट देखे वो अपने होने का इन्हें दावा करने लगा। बताया जाता है कि इस दौरान कई लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मीडिया ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने रुपयों को कब्जे में लिया। बाद में यहां पहुंचे एक युवक ने जब दावा किया तो पुलिस ने पूरी जानकारी के बाद उसे ये रकम जो है वापस करा दी।
बस होकर 10 लोग गिरे पड़े थे। एक महिला ने उठाकर उसको पत्रकार भाइयों के माध्यम से सुरक्षा चौकी में रखवाया था। उसके अघोषित रूप से 2-3 और दावेदार आए थे, जिनको पुष्टि करने के बाद ये लगा कि उसका पैसा वो उनके वो मालिक नहीं है। आज सुबह एक लड़का फिर आया था जो बताया कि सर कल AU बैंक के ATM से मैंने पैसा विड्रॉ किया था। तब हमने AU बैंक के ATM से जाके फुटेज कलेक्ट किया तो उसका ट्रांजैक्शन डिटेल मिली, तो ये पैसा उस लड़के का होना सही में पाया गया। चौकी बुलाकर उस पैसे को लड़के को उसको दी। मुंगेली के वनांचल इलाके में धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ों की कटाई चल रही है। लोरमी वन परिक्षेत्र के परसवाड़ा इलाके में वन माफिया बेखौफ होकर पेड़ कटाई कर रहे हैं। जंगल की जमीन पर कब्जा करने के लिए इन्हें काटा जा रहा है। धड़ल्ले से कटाई चल रही है। अधिकारी चुप्पी साधे हुए वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत इसके पीछे बताई जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। वनांचल कहलाने वाला ये इलाका पेड़ों से एक दिन खाली हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून की बेरुखी देखी जा रही है। प्रदेश में मानसून ब्रेक हो चुका है और इसके चलते एक बार फिर से किसान परेशान हैं। प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर संभाग के कई जिले और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में बीते साल की तुलना में कम बारिश हुई है। सितंबर महीने में एक बार फिर से मानसून ब्रेक होता दिख रहा है। कोई ऐसा सिस्टम हालांकि अभी नजर भी नहीं आ रहा जिससे प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हो। अगर सितंबर के महीने में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसलों के लिए पानी कम भी पड़ सकता है। मुख्य रूप से जो होता है वो है वेस्टर्ली विंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी वेस्टर्ली विंड है उसकी प्रबलता है काफ़ी कम है, जिसके कारण से अभी मानसून है काफ़ी वीक चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि सितंबर है जो कि इस सीज़न के 3/4 है लगभग निकल चुका है, 1/4 बचा हुआ है, जिसमें कि मानसून के जो विंड है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है जब तक कि कोई प्रबल सिस्टम ना बने। अभी धमतरी में बीती रात भारी बारिश होने से गंगरेल बांध के 4 गेट फिर से खोले गए। 17,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर महानदी के तटीय गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। गणपति बस जूम इन जूम आउट करेगा क्या? हाँ। देश में इस बार दिवाली 5G सर्विस के साथ होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की 45वीं AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए अपनी अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की भी घोषणा कर दी। ये दिवाली 5G वाली। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. आकाश को जियो, ईशा को रिटेल. Akash and Isha have assumed leadership roles in Jio and retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. अनंत को न्यू एनर्जी का जिम्मा. Anant has also joined in our new energy business with great zeal. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वैश्विक संकट के बीच भारत के विकास और स्थिरता के लिए मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन और आगामी आर्थिक चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने इन सभी चुनौतियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के समग्र विकास के बारे में बताया।
Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. इस मौके पर जियो के बढ़ते नेटवर्क और व्यापार की जानकारी जियो टेलीकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने विस्तार से दी। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. इस बैठक में जियो मार्ट और व्हाट्सएप की पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की निदेशक ईशा अंबानी ने इसका डेमो भी दिखाया। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। As we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. एजीएम में ईशा अंबानी की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों में अपनी भागीदारी की जानकारी भी दी। It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential and aspiration to the Olympic world. इस दौरान मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लक्ष्यों और 10 मूल्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही रिलायंस O2C में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हमारा नया एनर्जी बिजनेस भारत को ग्रीन एनर्जी का शुद्ध एक्सपोर्टर बनने में मदद करेगा। रिलायंस भारत को न्यू एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर और चीन से ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना चाहता है। साथ ही भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।